हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस विद प्रेरणा। तो आज हम अपना फ्री फॉल का टॉपिक करेंगे। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ वो वीडियोस देखकर आइए सो दैट आपको ये फ्री फॉल का टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें सो दैट आपको मेरी हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल दिखती है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्री फॉल के बारे में जानेंगे कि फ्री फॉल होता क्या है। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट से फेंकते हैं तो सीधा जो ऑब्जेक्ट होता है वो नीचे अर्थ की तरफ आके गिरता है। सपोज करो कि यहाँ पे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं। अब दो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे कौन कौन से हैं हमारे पास? एक तो है हमारे पास फेदर और एक है हमारे पास स्टोन। तो अब अगर मैं पूछूं कि इन दोनों में से कौन सबसे पहले आके गिरेगा, दोनों की हाइट जो है वो एकदम सेम है, बराबर है एकदम। तो अगर हम पूछें कि कौन सबसे पहले आके गिरेगा तो कौन आके गिरेगा? ये स्टोन जो है वो सबसे पहले आके गिर जाएगा। तो ये ऐसा क्यों हुआ? इसके बारे में जो ऑब्जर्वेशंस थी वो किसने करी थी? गैलीलियो गैलीली ने की थी। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट क्या था उसके अंदर कि उन्होंने 3 आयरन बॉल्स ली थी अलग अलग मासेस की। जो इन्होंने क्या किया था कि टॉप ऑफ द टावर जो था हमारा पीसा का, यानी कि जो इटली के अंदर है, उन्होंने तीनों बॉल्स को एक साथ फेंक दिया था और तीनों बॉल जो अर्थ की सरफेस पे आके गिरी थी सेम टाइम पे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो था उन्होंने रिलेट किया फेदर और स्टोन के कॉन्सेप्ट के साथ। तो गैलीलियो ने एक्सप्लेन किया था कि जो फेदर होता है हमारा वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से वो धीरे पहुंच पाता है। तो उसके अंदर हमें पता चला था कि क्या होता है उसमें, एयर रेजिस्टेंस। तो हमारा जो फेदर है उसके अंदर एयर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। और एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो जिसकी वजह से जो ऑपोजिंग फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा समय लगा देता है कि वो ग्राउंड पर वो फेदर है वो बहुत देर तक आए रैदर देन द स्टोन। उन्होंने फर्दर एक्सप्लेन किया कि अगर हम एयर रेजिस्टेंस को बिल्कुल रिमूव कर दें, यानी कि एलिमिनेट कर दें, यानी कि वहाँ पे हम सपोज करो कि एयर है ही नहीं, तो फेदर और जो हमारा स्टोन है वो दोनों सेम टाइम पे आके ग्राउंड पर गिरेंगे। और ये कॉन्सेप्ट जो था वो गैलीलियो के द्वारा वो एक्सपेरिमेंटली नहीं किया गया था। तो उनकी डेथ के बाद रॉबर्ट बॉयल हमारे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। अब उन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने एक नया वैक्यूम पंप जो था उन्होंने इन्वेंट किया था उस समय पे। तो उन्होंने सारे उसमें क्या किया था उन्होंने कि एयर को पूरा का पूरा रिमूव कर दिया था एक जार में से, जो क्या कंटेन कर रही थी, उसमें सिर्फ एक बुलेट थी और एक फेदर था। तो उन्होंने ये देखा कि जो दो बुलेट और फेदर को जब हमने सेम हाइट से गिरा तो दोनों की दोनों जो थी वो सेम टाइम पे आके उन्होंने क्या किया था, उसको टच किया था, यानी कि दोनों सेम टाइम पे आके गिरे थे। तो गैलीलियो ने उनको कॉन्क्लूड कर दिया था, यानी कि वो कॉन्क्लूजन तो क्योंकि देकर ही गए थे ना जब उनकी डेथ हो गई थी। तो उन्होंने क्या कॉन्क्लूड किया था कि जो अगर हमारी बॉडीज हो चाहे डिफरेंट मासेस की हो, अगर हम उनको ड्रॉप करेंगे सेम हाइट से तो वो ग्राउंड पर सेम टाइम पे आकर ही गिरेंगी अगर एयर रेजिस्टेंस उसके अंदर बिल्कुल नेग्लेक्ट हो जाए। तो यानी कि अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो जो हमारे जो डिफरेंट मासेस के जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेम टाइम पे आके ग्राउंड पर टकराएंगे। और अगर एयर रेजिस्टेंस अब बिल्कुल नेग्लेक्ट हो गया है तो सिर्फ अब कौन सा फोर्स लगेगा जो फॉलिंग बॉडी के ऊपर, वो होगा हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ। तो मीन्स कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है अर्थ का वो तो कांस्टेंट होता है, तो इसीलिए वो क्या प्रोड्यूस करेगा, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा बॉडी के अंदर। तो जो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ के द्वारा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, क्योंकि उसके अंदर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, सिर्फ फोर्स लगेगा ड्यू टू द ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ की वजह से। तो जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलेंगे जिसको हम। तो यहाँ पे फ्री फॉल की हमारी डेफिनेशन क्या आती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं ग्रेविटी के अगेंस्ट, यानी कि ग्रेविटी अगर है तो हम उसको फेंक रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्री फॉल बोलेंगे।
ड्यूरिंग फ्री फॉल के समय क्या हो जाता है कि जो द एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो किसके द्वारा होती है, हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा होती है। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। स्मॉल जी जो है वो एक हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसकी एक मैग्नीट्यूड भी होता है और एक इसका डायरेक्शन भी होती है, क्योंकि हम बताते हैं कि किस डायरेक्शन में हम अपने ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं। और इसकी एसआई यूनिट जो होती है स्मॉल जी की, वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जैसे हमारी एक्सेलरेशन की होती है। तो अब हम इसका क्या देखेंगे, डेरिवेशन देखेंगे, फॉर्मूला फॉर द जी। सपोज करो कि ये क्या है, हमारी अर्थ है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया है और अर्थ का मास क्या है हमारे पास, कैपिटल M, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट जो होगा बहुत, उसका साइज तो बहुत छोटा होगा, बहुत ही छोटा, क्योंकि अर्थ हमारी बहुत बड़ी है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, बिल्कुल छोटा सा होगा, नेग्लिजिबल टाइप हम जिसे हम कह सकते हैं। तो इसीलिए यानी कि जो ऑब्जेक्ट का जो फिर हम रेडियस लेंगे वो नेग्लिजिबल लेंगे, लेकिन अर्थ का तो रेडियस होगा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, और इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है हमारे पास, स्मॉल m है यहाँ पे। तो न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन था हमारे पास, क्या कहता था कि जो फोर्स जब हम अप्लाई करेंगे किसी भी बॉडी के ऊपर, तो वो किसके बराबर होता था, प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड एक्सेलरेशन। तो यानी कि F इज इक्वल्स टू ma। लेकिन अब यहाँ पे एक्सेलरेशन जो हो रहा है वो फ्री फॉल हो रहा है, यानी कि ड्यूरिंग फ्री फॉल के समय हो रहा है। तो मीन्स हमको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, उस एक्सेलरेशन की जगह पे स्मॉल g लेना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। जब फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी लेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, F इज इक्वल्स टू mg बनेगा। और हमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में भी पता है कि फोर्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, इज इक्वल्स टू कैपिटल G। कैपिटल M यहाँ पे मास ऑफ अर्थ है, स्मॉल m क्या है यहाँ पे, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है हमारा, और आर स्क्वायर। अब वहाँ पे हमारा जो d था, यहाँ पे हमने d को किसके बराबर ले दिया है, यहाँ पे r के बराबर ले दिया है यहाँ पे। तो अब हमने क्या किया, दोनों फर्स्ट और सेकंड वैल्यूज को क्या कर दिया, यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया। तो यानी कि ये mg जो था वो हमने यहाँ पे लिख दिया इज इक्वल्स टू, और ये वाली वैल्यूज जो थी वो हमने यहाँ पे लिख दी। अब यहाँ पे हमें पता है कि ये जो स्मॉल m दोनों LHS और RHS में दोनों कट जाएंगे, तो हमने इनको कट कर दिया। तो स्मॉल g इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। और अब हमें पता है कि जो कैपिटल G होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 6.674 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। और मास जो होता है हमारा अर्थ का वो कितना है, 5.972 इंटू 10 की पावर 24 kg। अब यहाँ रेडियस जो होगा हमारे अर्थ का वो कितना है, 6.311 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। अब इसका स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी क्योंकि हमारा आर स्क्वायर है। तो अब हमने क्या करना है, जो पॉइंट वाली वैल्यूज हैं उनको अलग कर लेना है यहाँ पे, और जो 10 की पावर में वैल्यूज हैं उनको अलग कर लेना है। और यहाँ से हमारे पास मीटर स्क्वायर है, ऊपर भी मीटर स्क्वायर है, तो हम इसको कट कर देंगे। 1 kg से हमारे पास ये 1 kg यानी कि -1 रह जाएगा, यानी कि -2 + 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, -1 रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब इस kg को -1 में, तो इस kg को हमने यहाँ नीचे लिख लिया, और ऊपर क्या बच रहा था हमारे पास, सिर्फ न्यूटन बच रहा था। और 10 की -11 इंटू 10 की पावर 24, और नीचे क्या है, 10 की पावर 12 है हमारे पास। जब हम इसको इस वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 0.982 इंटू 10 की पावर में। अब कितनी आ जाएगी, -11 + 24। नीचे हमारा डिनोमिनेटर में कितना था, 12 था, तो ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, -12। तो ये कितना हो जाएगा, अब हमें पता है कि न्यूटन की भी जो वैल्यू होती है वो हम क्या लिख सकते हैं, kg/s² लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाय kg है हमारा। तो ये kg से ये kg क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 0.982 इंटू 10 मीटर/s²। लेकिन अब हमें वैल्यू चाहिए इसकी, तो एक पॉइंट मतलब हमें आगे लेके जाना है यहाँ पे। तो हमने क्या करा है, यहाँ पे इसको 10 से डिवाइड कर दिया। तो कितनी वैल्यू आ गई हमारी जी की, 9.8 मीटर/s²। ऑलमोस्ट हम यही वाली वैल्यूज लेते हैं, और क्वेश्चंस में अगर आता है तो या तो ये वाली वैल्यू गिवन रहेगी, या फिर हाँ अगर कुछ वैल्यू गिवन नहीं है तो हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, उसको 10 भी कंसिडर कर सकते हैं। तो मीन्स 9.8 मीटर/s² और 10 मीटर/s² को हम कंसिडर कर सकते हैं। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है हमारे पास कि हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी है किसी भी प्लैनेट की, ऑफ मास हाफ, जिसका मास क्या है हमारा, हाफ एज दैट ऑफ द अर्थ। यानी कि जो अर्थ का मास है उससे उसका जो प्लैनेट का मास है वो आधा है, और रेडियस जो है वो ट्वाइस एज दैट ऑफ द अर्थ, यानी कि रेडियस उसकी
2 गुना कर दी है। तो यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला पता है कि स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। अगर हमने यहाँ पे अब नेक्स्ट जी डैश निकालना है हमें, क्योंकि हमें उनको कंपेयर करना पड़ेगा ना वैल्यूज़ को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल जी कैपिटल एम बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि मास उसने क्या बोला था, हाफ बोला था, तो इसीलिए m बाई 2 हो जाएगा। और रेडियस क्या हो जाएगा, 2r, और स्क्वायरिंग तो होती है तो यानी कि स्क्वायर हो जाएगा। तो जी डैश इज इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 2 = 4 और 4 2 = 8, तो 8r स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने क्या करना पड़ेगा, जो सेकंड है उसको हमने इससे डिवाइड करना पड़ेगा फर्स्ट वाली इक्वेशन के साथ। तो कैसे आएगी, तो यानी कि जी डैश बाय जी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन 8r स्क्वायर होल डिवाइडेड, यानी कि डिवाइड करेंगे कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। अब ये कैपिटल जी एम और ये जी एम तो कट जाएंगे हमारे, और हमें पता है कि ये आर स्क्वायर और आर स्क्वायर भी कट जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, जी डैश बाई जी इज इक्वल्स टू 1/8, तो जी डैश इज इक्वल्स टू जी बाई 8। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो आएगा वो कितना आएगा उस प्लैनेट का, जो ओरिजिनल जो हमारा जी था उसका 1/8 टाइम्स हो जाएगा, यानी 1/8 हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे अपना वेरिएशन इन स्मॉल जी विद द शेप ऑफ द अर्थ। अब वो वेरिएशन ऐसे क्यों होता है, अभी तक हमने जो जी की वैल्यू जो कैलकुलेट करी है, क्या कंसिडर करके करी कि जो अर्थ का जो शेप है वो कैसे है, स्फेरिकल बॉडी फैक्ट, लेकिन जो अर्थ का जो शेप है हमारा वो स्फेरिकल नहीं है, वो एक एग शेप्ड में है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, इलिप्स शेप में है। हमने प्रीवियस वीडियोस में भी ये देखा है। तो अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो हमारा ये अर्थ है वो किस शेप का है, यहाँ पे इलिप्स शेप का है। ये जो है हमारा यहाँ से यहाँ तक का वो क्या है, हमारा रेडियस ऑफ इक्वेटर, क्योंकि ये इक्वेटर के हो गए हमारे, और ये क्या है हमारा रेडियस ऑफ पोल, रेडियस ऑफ इक्वेटर एंड रेडियस ऑफ पोल। और हमारा पोलर रेडियस यानी कि जो पोल का रेडियस होता है वो कितना होता है, 6357 किलोमीटर, 6357, सॉरी राइटिंग थोड़ा खराब हो रही है, तो 6357 किलोमीटर होता है। और इक्वेटोरियल रेडियस की बात करते हैं हम, तो कितना होता है वो 6378 किलोमीटर। तो अभी तक हमने वैल्यूज ऐसे कैलकुलेट की थी अपनी। अब यहाँ पे हमारे पास आता है कि जो अगर हम रेडियस ऑफ इक्वेटर, क्योंकि हमने देखा कि जो रेडियस ऑफ इक्वेटर है वो ज़्यादा है और रेडियस ऑफ पोल जो है वो कम है, तो रेडियस ऑफ इक्वेटर अगर ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहाँ पे क्या होगा, कम होगा। और अगर हमारा रेडियस ऑफ पोल कम है तो एक्सेलरेशन उस केस में ज़्यादा होगा हमारे पास। तो इसीलिए हमारा जो वैल्यू होती है जी की वो पोल पे ज़्यादा होती है रादर दैन द इक्वेटर। अब हम बात करेंगे डिफरेंस किसका, कैपिटल जी और स्मॉल जी का। कैपिटल जी क्या होता है, ये हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और स्मॉल जी हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। कैपिटल जी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, यानी कि 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। और लेकिन जो स्मॉल जी है उसकी वैल्यू वेरी करेगी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसकी यूनिट क्या होती है हमारे पास, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2, और इसकी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो बॉडीज के बीच, इसका यूनिट मास सेपरेट होता है बाय यूनिट डिस्टेंस एनीवेयर इन द यूनिवर्स। और वहीं हमारे पास स्मॉल जी जो होता है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन जो गेन किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब हम अपना पढ़ेंगे फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट, जो न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आता है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है ये हमारे पास, कि ये हमारा क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हम अभी क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। ये हमारा क्या है, नीचे ये ग्राउंड है। जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वहाँ पे u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 नहीं होती है। जब ऑब्जेक्ट हमारा एक पॉइंट पे आके, यानी कि जब ऊपर फेंकते हैं तो वो एक पॉइंट पे आके स्टॉप हो जाता है, देन वो नीचे आता है। तो जब जिस पॉइंट पे वो रुक जाता है तो वहाँ पे हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है इसको हमने पॉजिटिव h लिया है, यानी कि प्लस h लिया है, क्योंकि
कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग हम यहाँ कहाँ जा रहे हैं, वाई एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस जो हमने देखा है वो कितना है, +g देखा है। और एक्सेलरेशन कितना लिया है हमने, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ लगेगा। और कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है मतलब +y की तरफ जा रहा है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर नीचे की तरफ, अगर हम नीचे से उसको वैसे देखें तो जो एक्सेलरेशन जो लगता है वो हमारा नीचे की तरफ लगता है, तो यानी कि -x एक्सिस की तरफ। तो इसीलिए वैल्यू क्या लेंगे हम यहाँ पे, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नियरली -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यानी कि एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो गया यहाँ पे, -g के बराबर हो जाएगा। अब हम डाउनवर्ड की बात करते हैं। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज कर रहे हैं या ड्रॉप कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा जो u होएगा यानी कि इनिशियल वेलोसिटी अब हमारी 0 होगी। इस केस में इसने क्या किया, वही डिस्टेंस कवर किया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हुई इसकी। अब यहाँ पे भी अब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या लेंगे हम, -h लेंगे, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जा रहा है, यानी कि -x एक्सिस की तरफ फेंका जा रहा है। और ये हमारा ग्राउंड है तो यहाँ पे टच हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी जो होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। एक वही हम सेम क्या लेंगे, वो भी नीचे की तरफ लगता है, यानी कि -x एक्सिस की तरफ, तो यानी कि -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और नियरली -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यानी कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -g हो जाएगी। अब हम अपना न्यूमेरिकल करते हैं कि किसी बॉल को ड्रॉप किया गया फ्रॉम अ बिल्डिंग ऑफ 120 मीटर टॉल, तो यानी कि ऊपर से फेंका गया है, तो यानी कि u क्या लेना है हमको, 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ऊपर से फेंका गया ना, अभी अभी हमने देखा था यहाँ पे। और जो s की वैल्यू यानी कि डिस्टेंस जो लेना है हमने, कितना लेना है, -120, क्योंकि ऊपर से नीचे जा रहा है, तो यानी कि -x एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो -120 मीटर आ रहा है। और एक्सेलरेशन यहाँ पे वही हमने क्या लेनी है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमने क्या निकालना है, टाइम ऑफ फॉल निकालना है, और वेलोसिटी जब वो ग्राउंड को टच करेगी। तो हमने ये दो चीज़ें निकालनी है। हमें क्या पता है, u दे रखा है, हमें s दे रखा है और a दे रखा है। हम t निकाल सकते हैं अपनी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, जो क्या होती है, s = ut + ½ at²। तो ये कितना हो जाएगा, -120 = इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम हमें निकालना है, +½ और एक्सेलरेशन -10 t², क्योंकि हमें t तो निकालना ही है ना। हमने क्या किया, इस 2 को इससे कट कर दिया, 5 पे गया, और ये 5 जो है वो इधर 24 से कट हो गया, तो यानी कि -24 बचा इधर हमारे पास। ये तो वैल्यू हमारी 0 हो गई पूरी, और माइनस का t²। अब माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो t क्या आ जाएगा, √24, जो कितना आ जाएगा, 2√6 सेकेंड। तो हमारा टाइम ऑफ फॉल कितना हो जाएगा, 2√6 सेकेंड्स। नेक्स्ट पार्ट क्या आता है हमारे पास, कि अब हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। t आ गया हमारे पास, u है हमारे पास, a है हमारे पास। अब हम v तो इजीली निकाल सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, तो v = u + at। तो v = u की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0 प्लस एक्सेलरेशन -10 × 2√6। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये तो 0 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -20√6 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी जो है वो कितनी है, 20√6 मीटर पर सेकेंड। और किस डायरेक्शन में है वो, हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ऊपर से नीचे फेंका है ना हमने, तो इसलिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द मैक्सिमम हाइट एंड द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द ग्राउंड। अब हमें यहाँ पे क्या क्या दे रखा है कि हमने किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका है और फिर वो वापस नीचे आया है, यही बोल रहा है, क्योंकि हमने रीच द ग्राउंड नेक्स्ट पार्ट में हमें यही निकालना है। तो जब नीचे से फेंका है तो यानी कि उसकी u कितनी है, 25 मीटर पर सेकेंड। ऊपर गया यानी कि किसी हाइट तक वो पहुंचा है, तो यानी कि v फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड। और एक्सेलरेशन कितना है हमें पता है, -g मीन्स -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैक्सिमम हाइट यानी कि हमें ये निकालनी है, तो यानी कि s की वैल्यू निकालनी है और टाइम टेकन निकालना है। तो अभी हमें इससे हम क्या वैल्यू निकाल सकते हैं, अपने uva से क्या निकाल सकेंगे, हम s निकाल सकेंगे अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके। तो 2 × -10 × s = 0 का स्क्वायर, क्योंकि v कितना है, 0, तो 0 का स्क्वायर -25 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये -20s, ये तो 0 है और ये -625, तो ये माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी s की, 31.25 मीटर।
ये हमारा क्या आ गया, मैक्सिमम हाइट आ गया, यानी कि ये इतना उसकी हाइट जो है वो इतनी है। नेक्स्ट कि में क्या निकालना है, टाइम टेकन निकालना है जब वो ग्राउंड को टच करे, तो यानी कि वो नीचे आ रहा है वापस। अब s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर से हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब डिस्टेंस कितना उसने, यानी कि यहाँ पे जो डिस्टेंस लेंगे वो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट वाला होगा, तो यहाँ पे हमें अब ये वाला डिस्टेंस नहीं लेना है, कौन सा लेना है, 0, क्योंकि जहाँ से उसने ऑब्जेक्ट फेंकना शुरू किया था, यानी कि जो इनिशियल पोजीशन थी और वही फाइनल पोजीशन है, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे हमारा 0 है, इज इक्वल्स टू 25t। तो u की वैल्यू कितनी है 25 और t हमने यहाँ पे लिख ही दिया प्लस हाफ, ए कितना है -10 टी स्क्वायर, यहाँ पे लिखा भी है मैंने कि हेयर s इज इक्वल्स टू 0, तो कितना हो जाएगा ये हमारा, यहाँ पे इसको इससे कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5, तो -5 टी स्क्वायर, जब हम उसको इक्वल के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो +5 टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25t। अब क्या होएगा, एक टी से ये टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 डिवाइडेड बाय 5, तो कितनी आ गई 5 सेकेंड आ गई। तो टाइम कितना लगा है 5 सेकेंड, और डिस्टेंस यानी कि मैक्सिमम हाइट कितनी है 31.25। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक कि पढ़ते रहिए, मेरी वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको ये हेल्पफुल दिखती है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।